दोस्तों, मेरा नाम है विजयराज चौहान और मैं आपसे रूबरू हूँ भारत-पाकिस्तान की सीमा पर बसे एक छोटे से खूबसूरत शहर गंगानगर, राजस्थान से। अपने इस चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। यहाँ पर आप मेरे लिखे नाटक, उपन्यास और कहानियाँ मेरी आवाज़ में सुन सकते हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज के उपन्यास को। लारा मिस इंडिया का ताज पहनकर हॉल से बाहर भी न निकली थी कि उसके चिरपरिचितों मित्र संबंधियों के बधाई के फोन धड़ाधड़ आने शुरू हो गए थे। वो उसके सेलुलर फोन पर बधाई दे रहा था तो कोई होटल के नंबर पर उसे बधाई देने वालों में कुछ फोन तो ऐसे लोगों के भी आ रहे थे जो उससे पिछले काफी दिनों से खफा थे, लेकिन मिस इंडिया से पहचान करने के लिए उन्होंने अपने दिल के सारे शिकवों को अलग रख दिया था। जब लारा भी कम न थी, वे अचानक छप्पर फाड़ कर आई इस खुशी को समेटने का भरपूर प्रयास कर रही थी और आने वाले हर एक फोन की बधाई को खुशी से स्वीकार करते हुए कृतज्ञता से उत्तर दे रही थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था, लेकिन इस खुशी के वातावरण में लारा को एक बात बार बार चुभ रही थी और यह बात थी ऐश्वर्या की अनुपस्थिति। जब से लारा ने यह ताज अपने सर पर पहना था, तब से उसे बधाई देने वालों में लगभग सभी आ चुके थे, लेकिन ऐश्वर्या उसे कहीं भी दिखाई न दी थी। उसकी नजरें बार बार भीड़ में उसे खोज रही थी। देर रात से बधाई देने वालों का सिलसिला सुबह होते होते आकर धीमा पड़ा, जिसके कारण लारा को कुछ दम लेने की फुर्सत हुई। वह अपनी गाड़ी में बैठकर और सूरज की पहली किरण निकलते निकलते अपने बंगले पर पहुंची। जाकर देखा तो ऐश्वर्या अपने बेडरूम में कंबल में लिपटी बेड पर बैठी रो रही थी। उसे देखकर लारा को महसूस हो रहा था कि शायद वह रात भर से सोई नहीं और रो ही रही है। लेकिन ऐश्वर्या ने जैसा व्यवहार लारा के साथ किया था, उससे वह काफी खफा थी। उसने सुबह ऐश्वर्या को एक बार अपनी घृणित नजरों से घूरा और उसने क्राउन और जीती राशि को सेफ में रखते हुए किचन में चली गई। उसकी नौकरानी मम्मी अभी जागी न थी, इसलिए उसने कुछ पहले से रखा खाना खाया और जाकर दूसरे कमरे में लेट गई। वैसे रात से थकी हुई थी, इसलिए उसने जल्द ही गहरी नींद आ गई। आखिरकार जब लारा अपनी नींद से जागी तो उसने देखा कि सूरज छिपने के लिए क्षितिज में जा चुका है। वह उठकर बैठी और अंगड़ाई लेते हुए आलस्य भरे कदमों से उठकर ऐश्वर्या के कमरे में आई। उसने देखा कि ऐश्वर्या अब भी उसी अवस्था में बैठी है। एक जगह निगाहें बांधे हुए मुंह आंखों से आंसू बहे जा रही है। अब लारा से रहा न गया। सहेली की इतनी दीन हालत देखकर उसका मन करुणा से भर गया। वह करुणित मन से उसके पास पहुंची और उसके पास बैठते हुए दुलार से अपने ऐश्वर्या को सीने से लगा लिया। समझाते हुए बोली, क्या पगली हो गई है तुम? इस बार नंबर नहीं आया तो अगली बार सही। लेकिन एक बात तुझे मैं बता देती हूँ कि यदि तुम गंगा जल बनकर चांद को छूना चाहती हो तो बहुत मुश्किल है। ऐश्वर्या ने लारा की यह बात सुनी तो कान खड़े करके कुछ संभल कर बैठी। लारा ने भी अपने हाथों से उसे के दोनों बंधों को पकड़ा। फिर तजुर्बा परोसते हुए बोली, तुम कितनी भोली हो। कम से कम इतना तो सोचो कि गणित के एक छोटे से प्रश्न के परिणाम के फार्मूले को आवश्यकता पड़ती है, युक्ति भी आवश्यकता पड़ती है, और फिर यहाँ तो जीवन का परिणाम निकालना है। इसके निष्कर्ष को निकालने के लिए तो न जाने कितने फार्मूले प्रयोग करने पड़ते हैं। और ये दुनिया भी उसी व्यक्ति को समझदार और श्रेष्ठ मानती है जो व्यक्ति कोई युक्ति प्रयोग करके अच्छा परिणाम हासिल कर लेता है। इस बात को कोई नहीं देखता
इस परिणाम को हासिल करने वाला व्यक्ति बुरे मार्ग से चलकर आया है या अच्छे से, और न ही इस बारे में सोचने के लिए आज की इस तेज जिंदगी में किसी के पास समय है। और इन सभी बातों को सत्यासिद्ध करने के लिए मैं तेरे सामने एक जीता जागता उदाहरण हूँ। जीवन के प्रारंभिक दिनों में मैं तेरे जैसी ही एक शर्मीली और नाजुक लड़की थी, कोई भी मेरे तरफ देखना न था। लेकिन आज देखो, आज सब मुझसे मिलना चाहते हैं, मेरे से हाथ मिलाना चाहते हैं। ये सब इसे ही नहीं हुआ, इस सब के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। 2 साल से मैं राहुल को अपने साथ रखे हुए थी, लिव इन में रखे हुए थे, ताकि मैं मन चाही सुंदरता पा सकूं, ताकि सब लोग मुझे ही देखें। और दिल मैंने आज पा भी लिया। तुझे भी मन चाही सुंदरता पानी है तो तुझे भी किसी के साथ लिव इन में रहना पड़ेगा, तभी तुम ये मकाम हासिल कर सकती हो। इसमें सूर्य मूर्तों की भांति चुप बैठी थी, लारा की हर एक बात को अपने मन की रील पर अंकित करती जा रही थी। लारा आगे बढ़ी और उसने नजदीक आते हुए प्यार से उसके हाथ पर हाथ रखकर हमदर्दी भरे शब्दों में बोली, इस तरह से आंसू की चमक देखकर तुम्हें कोई हीरा नहीं समझेगा और न ही तुझे अपने सर पर सजाएगा। समझदार व्यक्ति वही होता है जो समय और परिस्थिति को देखकर अपने आप को उनके अनुकूल बना ले। यदि तुझे जीवन में कुछ अर्थ बनना है तो तुझे भी किसी उपयुक्त तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा और समय के अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा। अपनी इन्हीं लाइनों के साथ ही आज के प्रोग्राम को यहीं पे विराम देते हैं।